नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर सरोकार करियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। तो चलिए पढ़ते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपको एक सेट ही दिया गया है। गिवन क्या है आपको? गिवन है आपको सेट ए। किसका सेट है ये? ह्यूमन बीइंग्स का। ह्यूमन बीइंग्स का ही आपको सेट गिवन है। चलिए, और क्या गिवन है आपको? तो फिफ्थ का हम लोग फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपसे? R इज इक्वल टू, एक रिलेशन है R, उस रिलेशन के अंदर आपसे बोला जा रहा है x कॉमा बाय इज टू x एंड बाय वर्क एट द सेम प्लेस। जो x और बाय है, R इज इक्वल टू x कॉमा बाय इज टू x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। एट द सेम प्लेस एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। तो बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है x कॉमा x, यानी पहला x दूसरा x। अब यहां पर x और y है तो मैं क्या रख दूंगा यहां पे x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। भाई कोई भी लड़का है x जिसका नाम x है, वो एक प्लेस पे काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो x एंड x वर्क द सेम प्लेस, तो बोल सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड आता है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है? अगर x कॉमा y है तो y कॉमा x भी होना चाहिए। अगर x कॉमा y है तो y कॉमा x भी होना चाहिए। तो देखिए जरा, जिस जगह x काम कर रहा है वहां पर y काम करेगा, और जिस जगह y काम कर रहा है x काम करेगा। तो इसका मतलब है x एंड y और y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। एट द सेम प्लेस। चलिए थर्ड की बात करते हैं, ट्रांजिशन कंडीशन की। तो ट्रांजिशन होने के लिए a कॉमा बी हो जाए, या मैं बोल दूं यहां पे x कॉमा बाय हो जाए, बाय कॉमा z हो जाए। और अगर बाय कॉमा z होता है तो x और z साथ में होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको बताएंगे मुझे। अगर x कॉमा बाय है, बाय कॉमा z है, तो x कॉमा z हो सकता है। मान लीजिए x y के साथ वर्क करता है, y z के साथ वर्क करता है, तो ये पक्का होगा कि x भी z के साथ वर्क करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पे? x कॉमा बाय एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। एट द सेम प्लेस, ये तीनों के तीनों एक जगह काम करेंगे। तो मेरा ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ट्रांजिशन कंडीशन यहाँ पे ट्रांजिटिव बोल देंगे या ट्रांजिशन बोल दीजिए, एक ही बात है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और जब तीनों रिलेशन एक ही में आ जाएं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए इसका हम बी पार्ट करेंगे। R इज इक्वल टू x कॉमा y इज टू x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। ये सेकेंड पार्ट। चलिए, तो आपके पास सेट ए है ह्यूमन बीइंग का, और रिलेशन क्या है? x कॉमा y इज टू x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर ये सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की कंडीशन बतानी है। तो चलिए बताते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए वही सेम केस, x कॉमा x होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, x एंड x सेम ही रखने पड़ेंगे मुझे,
तो x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि बिल्कुल रह सकते हैं, x तो वही है तो वो एक किलोमीटर रहेगा, अकेला है तो रहना ही पड़ेगा उसको, और कोई के पास चारा नहीं है। सेकंड आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए अगर x, y है तो y, x भी होना पड़ेगा। अगर होना पड़ेगा तो यानी जिस लोकेलिटी में x रहता है, x एंड y, तो वहां पे अगर जहां x तो वहां y, और जहां y होगा तो वहां पे x रहेगा, तो x एंड y और y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी। तो x और y को एक ही लोकेलिटी रहना पड़ेगा क्योंकि x और y के लिए कंडीशन ही है, सिमेट्रिक होने की कंडीशन है, जहां x वहां y और जहां y तो वहां पे x। थर्ड केस आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए बताया मैंने आपको, अगर x, y है तो y, z होना पड़ेगा, और साथ में अगर ये दोनों हो जाएं तो x और z भी होना पड़ेगा साथ में। तो देखते हैं इस केस को हम लोग। अगर x और y साथ में रहते हैं दोस्तों, देखिए यहां पे अगर x और y साथ में रहते हैं, y और z साथ में रहते हैं, कहने का मतलब है x और y एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। दूसरा केस समझिए, उसी मोहल्ले में y के साथ z भी रहता है, तो ये पक्का है कि x और z भी उसी मोहल्ले में होंगे। x साथ y है और y जो है वो z के साथ में है, तो इसका मतलब हुआ x और z भी साथ में होंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेम कंडीशन हो जाएगी, यानी x, y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी, यानी मेरा ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव तो होगा ही। तो ऐसे केस को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस बोलेंगे ऐसे केस को, ठीक है। चलिए बात करते हैं सी पार्ट की। इसका सी पार्ट क्या है, R इज इक्वल टू, रिलेशन R इज इक्वल टू x, y इज टू x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ये बोल रहा है रिलेशन में कि जो हमारा x है वो y से एग्जैक्टली कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो ऐसे केस में हम रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे केस को कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या होती है, x, x। अगर मैं यहां पे y की जगह x रख दूं तो कंडीशन क्या बनेगी, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या कोई x या कोई इंसान खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर प्रैक्टिकली देखें तो कोई भी इंसान 7 सेंटीमीटर खुद से बड़ा कैसे हो सकता है? तो यही तो बोला जा रहा है इस लाइन में, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो ये केस हमारा बिल्कुल गलत है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक होने के लिए बताया मैंने, अगर x, y है तो y, x भी होना पड़ेगा तभी सिमेट्रिक होगा। अब यहां पे चेक करते हैं। तो पहला केस है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो इस केस में तो चल जाएगा कि भाई x बिल्कुल है, बोला भी गया है क्वेश्चन में कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। सेकेंड केस की बात करते हैं। इसमें बोल रहा है कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x,
बोल रहा है ना, उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि x इज एग्जैक्टली टॉलर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। चलो भाई पहला केस तो सही हो गया, लेकिन उसी में सेकंड केस क्या बोल रहा है, ये वाला केस, ये वाले केस में बोल रहा है कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। भाई इनमें से कोई एक सही होगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई एक इंसान है, दूसरे इंसान 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन वही इंसान वापस से 7 सेंटीमीटर उससे बड़ा हो जाएगा? तो गलत है ना। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सही है। तो पहली कंडीशन सही है क्योंकि लिखी हुई है, और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब बोलूंगा मैं यहाँ पे सिमेट्रिक तो नहीं होगा। चलिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव भी चेक करते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बताया है, अगर x, y है, y, z है, तो x, z भी होना पड़ेगा। तो आइए चेक करते हैं ट्रांजिटिव कंडीशन। तो दोस्तों यहाँ पे पहले वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, क्योंकि लिखा हुआ है x, y। तो इस कंडीशन के लिए x, y क्या हो जाएगा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो बिल्कुल बोलेंगे कि सर ये पहला केस सही है। दूसरा केस आ गया y, z। बोल रहा है कि दूसरा इंसान जो है, जैसे मान लीजिए x y से 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, बड़ा हो गया। बोला जा रहा है y जो है z से 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलिए मान लिया, लेकिन फिर x z से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बड़ा कैसे रह सकता है। भाई x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मान लिया, और जो y है वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये भी मान लिया। लेकिन फिर x z से भी 7 सेंटीमीटर बड़ा ही रहे एग्जैक्टली, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। एग्जैक्टली की बात कर रहा है, एग्जैक्टली एकदम बिल्कुल साथ ही होना चाहिए। x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, होगा, बिल्कुल सच बात है। y z से एग्जैक्टली हो सकता है, मान लिया। लेकिन फिर उसी केस में x z से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बड़ा कैसे हो सकता, नहीं हो सकता है। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यानी इस वाले सी वाले केस में क्या होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो क्या बोल देंगे, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। चलिए इसका डी वाला पार्ट करते हैं हम लोग। डी वाले पार्ट में क्या क्या बने आपको, रिलेशन है r इज इक्वल टू x, y इज टू x इज वाइफ ऑफ y। यहां पे बोला गया है जो x है वो y की क्या है, वाइफ है। तो इस केस को देखते हैं हम लोग कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम कंडीशन x, x होना चाहिए। अगर पहला x है तो दूसरा भी x होगा। तो मुझे एक बात बताइए, x इज वाइफ ऑफ y दिया था, तो यहां पे क्या लिखेंगे, x इज वाइफ ऑफ x, क्योंकि दोनों x हैं केस में। तो क्या किसी केस में आपने देखा है x की खुद वाइफ हो जाए, या कोई एक इंसान है या कोई एक लेडी है वो खुद ही क्या हो जाए, वाइफ हो जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। x इज वाइफ ऑफ x तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आता है सिमेट्रिक का केस। सिमेट्रिक केस में क्या होना चाहिए, अगर x, y है तो y, x भी होना चाहिए। तो पहला केस क्या था हमारा कि भाई x क्या है, x इज वाइफ ऑफ y, बिल्कुल सही है। अगर x y की वाइफ है मान लिया, तो क्या इसका उल्टा पॉसिबल है क्या, सिमेट्रिक पॉसिबल है क्या? अगर x y की क्या है, वाइफ है, y की वाइफ है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर जो x जो है y की वाइफ है तो y x की वाइफ हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? y इज वाइफ ऑफ x, पॉसिबल नहीं ना प्रैक्टिकली। भाई या तो x y की वाइफ हो सकती है, या जो y है वो x की वाइफ हो सकती है। हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक मेल एक फीमेल हो सकता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई
कभी घर में जो है इंसान वो मेल बन जाए, कभी फीमेल बन जाए, तो वैसा पॉसिबल तो है नहीं इसका। तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई पॉसिबल है, लेकिन दूसरा केस पॉसिबल नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड केस आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए अगर x, y है, y, z है, तो x, z होना ही पड़ेगा। x, y है, y, z है, तो x, z होना पड़ेगा। चलिए इसके लिए कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन देखेंगे हम लोग, चलिए देख लेते हैं। x क्या है? x y की वाइफ है। दूसरे केस में क्या हो रहा है? जो y है वो क्या हो रही है? z की वाइफ है। भाई ऐसा पॉसिबल है क्या? x y की वाइफ है मान लिया, यानी एक फीमेल एक मेल। फिर सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जो y है यानी जो मेल है वो किसी तीसरे की क्या हो जाए? वाइफ हो जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस को बोलेंगे हम कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। इसके बाद करते हैं ई पार्ट की। रिलेशन आर इज इक्वल टू गिवन है आपको x, y इज टू x इज द फादर ऑफ y। ये गिवन है आपको, x क्या है? y का फादर है। चलिए तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने कंडीशन बताई है x, x होना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो केस को रखते हैं यहाँ पे। तो लिखा हुआ है x इज द फादर ऑफ y, x इज द फादर ऑफ y। तो y की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पॉसिबल है x इज द फादर ऑफ x? क्या कोई इंसान खुद का ही फादर बन जाए? क्या x का फादर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करेंगे हम लोग सिमेट्रिक की। जब सिमेट्रिक की बात करते हैं तो मैंने बताया था x, y हो जाए और y, x साथ में होना ही चाहिए, तब जाके केस मेरा बनेगा सिमेट्रिक। अगर x y का फादर है तो लिखा हुआ है बिल्कुल, x क्या है? x इज द फादर ऑफ y, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? इनवर्स पॉसिबल है क्या? अगर x y का फादर है तो क्या y x का फादर हो सकता है क्या? x अगर फादर हुआ तो y उसका लड़का या लड़की होगी। तो क्या कोई लड़का या लड़की अपने पिता का पिता हो सकती है क्या? फादर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो सेकंड वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस आता है हमारा ट्रांजिटिव। थर्ड आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव होने के लिए मैंने कंडीशन बताई है कि अगर x, y हो, y, z हो, तो x, z भी होना पड़ेगा इसके लिए। तो देखिए अगर x y का फादर है, क्या है? x y का फादर है। चलिए y z का फादर है मान लेते हैं। x y का फादर है मान लिए, y z का फादर है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, x y का फादर है, y z का फादर है। तो क्या x z का फादर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वो उनका दादाजी, ग्रैंडफादर होगा। देखिए जरा ध्यान से, x y का फादर है और y जो है z का फादर है। तो ये पक्का है कि इनके बीच में एक जनरेशन का डिफरेंस आ गया है। एक बोले 2 जनरेशन का डिफरेंस आ गया है ना? तो 2 जनरेशन का डिफरेंस आ गया है। x y के फादर हैं और y जो है z के फादर हैं। तो x z के फादर नहीं होंगे, उनके दादाजी हो सकते हैं। तो यहाँ ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो बोल सकते हैं ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। तो ऐसे केस को कैसे लिखते हैं हम लोग? नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट कर लिए हैं, जो आपको समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू।